गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करने वाला हूँ सर्वांग समता, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ समरूप के बारे में जान लेते हैं, जो हमने पढ़ा दिए हैं उसके बारे में। तो समरूप देखो, समरूप होने के लिए मान के चलो ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। समरूप होने के लिए इसके क्या समान होना जरूरी है? समरूप होने के लिए इसके क्या है जो वो समान हो जाए तो समरूप हो जाएगा। समरूप होने के लिए इसके आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। और माप की बात करें तो इसकी माप जो है ना समान नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो दो चीज़, इसकी आकार क्या है समान है और इसकी जो वृत्त के एंगल जो है वो दोनों बराबर है। इस अनुसार से ये वृत्त क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। एक वर्ग लेते हैं, एक हमारा ये बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग है। इनके क्या बराबर होंगे जो कि ये समरूप हो जाएंगे? बताओ क्या बराबर होगा जो कि ये समरूप हो जाएगा? तो इसकी आकार जो है वो समान है और इसकी एंगल क्या है? बराबर है। देख सकते हैं इसके आकार समान है और एंगल क्या है? बराबर है। इस अनुसार से ये समरूप हो जाता है। इसकी आमाप से हमें कोई मतलब नहीं, इसका माप क्या है, इसका माप क्या है, इससे हमको कोई मतलब है। दोनों का जो विकर्ण होगा वो अलग अलग है। इसका विकर्ण दोनों बराबर है, इसका विकर्ण दोनों बराबर है, लेकिन इसकी एंगल जो है और आकार जो है दोनों समान है। इस अनुसार से क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। उसी तरह ये हमारा एक आयत है और एक छोटा आयत ये है। इन दोनों में क्या समान हो कि ताकि ये दोनों क्या हो जाए? समरूप हो जाए। जल्दी बताओ, इन दोनों में क्या समान हो कि ताकि ये दोनों समरूप हो जाए? देखो, देखा जाए तो इसमें भी एंगल समान है और आकार समान है। इस अनुसार से ये क्या है? समरूप है। समझ गए? तो अब बताने वाला हूँ सर्वांग सम के बारे में। इनको मिटा देता हूँ, इसको मैं बता दिया हूँ, थोड़ा सा रिवाइजिंग के लिए ले रहा था। समझ में आया? तो समरूप तुम लोग अच्छे तरह से समझ गए हो, उदाहरण बता दिए, बहुत सारे बता दिए। अब चलते हैं सर्वांग सम। देखो, सर्वांग सम कोई भी वस्तु को अगर सर्वांग सम तुम करोगे तो उसका जो है ना सब कुछ 100 में 100 बराबर होना चाहिए। 100 में 100, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। जैसे मान लो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या भी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका एंगल भी देखो बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है। दोनों का एंगल 360 का है कि नहीं? और दोनों की त्रिज्या, अगर एंगल और आकार दोनों की समान है, एंगल बराबर है तो समरूप है ही, लेकिन उसकी त्रिज्या भी बराबर हो तब सर्वांग सम होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया? थोड़ा सा भी अगर कम ज़्यादा हो गया, इसकी आमाप अगर बराबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा? समरूप तो होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। आज समझ में? चलो सर्वांग सम की परिभाषा लिख लो। लिखो, सर्वांग सम दो ऐसी ज्यामितीय आकृतियां आकृतियां जिसके आकार एवं आमाप, आमाप का मतलब हुआ माप, आमाप समान हो, कॉमा सर्वांग सम कहलाते हैं। ध्यान से देखो, ऐसे दो आकृति जिसके आकार भी समान हो और माप भी समान हो, यानी कि सब कुछ 100 में 100% समान हो, तब क्या होगा? वो सर्वांग सम होगा। समझ गया? जैसे मान के चलो एक ये है वर्ग है, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 4। समझ गया? अगर इसकी भुजा 3 3 कर दे तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ।
सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी अमाप जो है ना उसका अंतर है, माप बराबर नहीं है। इसके लिए 4-4 सेंटीमीटर भुजा होगा तब जाके सर्वांग सम होगा। उसी प्रकार आयत में भी क्या होगा, ये इसका विकर्ण जितना है दोनों उतना ही इसका होना चाहिए। अगर इसका 5 है तो इसका भी 5-5 होना चाहिए। आए समझ में? एक आयत है, अगर आयत की 4 और 4 2 और 2 है तो उसी के आकार, उसी के समान, उसी के बराबर माप वाले दूसरा आयत हो तब समरूप होगा। आए समझ में रे? उसी के आकार भी, यानी कि सर्वांग सम होने के लिए आकार भी बराबर हो, माप भी बराबर हो, यानी उसकी माप भी देखा जाए तो बराबर होना चाहिए, तभी जाके वह सर्वांग सम होगा। समझ में आया? चलिए तो कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं समरूप और सर्वांग सम के बारे में। देखते हैं तुम लोग जो अभी पढ़ा है उसको जानते हो या नहीं जानते। जल्दी ले ले क्वेश्चन, जल्दी बोलो, इनको मिटा देते हैं, आगे बढ़ देते हैं। चलो टेस्ट ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं टेस्ट? तो सर्वांग सम और समरूप इन दोनों में टेस्ट ले रहे हैं। जल्दी बताना तुम लोग। पहला नंबर है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त डैश डैश होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दो समान त्रिज्या वाले वृत्त डैश डैश होते हैं। दो समान त्रिज्या वाले वृत्त डैश होते हैं। तीसरा क्वेश्चन सभी सर्वांग सम आकृतियां डैश डैश होती है। सभी सर्वांग सम आकृतियां डैश होती है। एक और सवाल ले लेते हैं। क्या सभी समरूप आकृतियां डैश होती है? क्या सभी समरूप आकृतियां डैश होती है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत डैश एवं संगत भुजाएं डैश डैश होती है। जल्दी बताओ। पहला क्या है? दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त डैश होते हैं। क्या होता है दो भिन्न त्रिज्या वाले? हमने क्या बताया है कि ये एक वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है। इसकी त्रिज्या मान लेते 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लेते 3 सेंटीमीटर। दो त्रिज्या वाला, दोनों में भिन्न भिन्न त्रिज्या है, तो इसका एंगल कितना बनाएगा? 360 का। ये एंगल कितना बना रहा है? 360 का। इसकी आकार क्या है? समान। इसकी आकार क्या है? समान। लेकिन इसकी माप कितना है? अलग अलग है ना। तो जिसकी आकार और एंगल बराबर हो तो वो समरूप होता है। जिसकी माप भी बराबर हो, यानी सब कुछ बराबर, वो होता है क्या? सर्वांग सम। तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। दो भिन्न त्रिज्या वाले क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो समान त्रिज्या वाले, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगर इसका भी त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो ये क्या होगा? आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों। क्या हो जाएगा रे? यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम। आज समझ में? आगे फिर देखो, सभी सर्वांग सम आकृतियां डैश होती है। क्या होती है? जितने भी सर्वांग सम आकृतियां है सब जो है समरूप होती है। क्या होती है? समरूप होती है। सभी, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है? तो नहीं। क्या होती है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? समरूप होती है।
समरूप होती है। यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम नहीं होती है। सभी क्या सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती है तो नहीं। आज समझ में रहे। अगला है, अगला क्वेश्चन हमने लिए हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत एवं संगत भुजाएं डैश होती है। क्या होती है? यहाँ पे लिखेंगे समानुपाती। यहाँ दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर, हाँ यहाँ पे देखो संगत भुजाएं बराबर एवं समानुपाती होता है। समझिए, क्वेश्चन को फ्रेश कर लेना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ लिखने में, थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से मैं ले आया हूँ बोर्ड पे। देखो, दो समरूप त्रिभुज के संगत डैश एवं संगत भुजाएं डैश होती है। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती। यहाँ पे बराबर और यहाँ पे समानुपाती, यहाँ पे कोमा लगा देना। दो समरूप त्रिभुज के संगत बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। लिख दिया? तो समझ गया कि नहीं? देखो, दो गो त्रिभुज है, मान के चलो कि यह त्रिभुज है, समझ गया? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। किस अनुसार ये समरूप है? इसका एंगल जो है ना, मान लेते हैं ये एंगल 60 है, ये 70 है, और ये कितना है? 50 है। और ये एंगल है 50, ये एंगल है 60, ये एंगल है 70। बताओ क्या ये समरूप है? जल्दी बताओ, ये समरूप है? हाँ, जल्दी बताओ रे, ये समरूप है? देखो, ये समरूप है। ये क्या करा है? इसकी संगत भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन हमने यहाँ क्या की थी? देखिए, एंगल के अनुसार से देखेगा तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। क्या है? ये समरूप है लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। समान अनुपात में विभाजित भी करता है ये। तो हम आगे बताएंगे समानुपाती का प्रमेय बताएंगे, समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय किस तरह समानुपात में विभाजित करता है? यह है समानुपातिकता का प्रमेय। इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर इसका डिफिनेशन हम लिखा देंगे। समझ गया? तो इसके बारे में पहले जानो। मान के चलो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC। जरूरी नहीं है कि ABC ही रखना, कुछ और भी रख सकते हो, PQR XYZ, जो मन करे इस त्रिभुज का नाम। इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा काटो, खींचो। एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा ले लो, उसके समांतर दूसरी भुजा खींचो। कोई भी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा, जिसके समांतर तुम्हें AC के समांतर खींचना है तो AC के समांतर खींच लो, BC के समांतर तो BC के, AB के समांतर तो AB के समांतर, जिसके समांतर खींचना है खींच सकते हो, किसी एक भुजा के समांतर। आए समझ में? जल्दी बोलो। ऐसे भी खींच सकता है तो इसके समांतर हो जाएगा, ऐसे खींचेगा तो इसके समांतर होगा। समझ गया? ऐसे खींचेगा तो इसके समांतर हो जाएगा। तो चलो, हमने क्या किया कि BC के समांतर एक रेखा खींच दी, इसका नाम दे दिए D और E। ये दोनों क्या है? समांतर है। यानी आप लिख सकते हैं BC समांतर DE, BC समांतर DE। समझ गया? जब भी कोई त्रिभुज को किसी रेखा के समांतर अगर दूसरी रेखा उस त्रिभुज को काटता है तो वो त्रिभुज क्या होता है? आपस में विभाजित, बराबर समान अनुपात में बट जाता है। ये त्रिभुज क्या होता है? समान। जितना ये बड़े वाला त्रिभुज होगा उतने छोटे वाला। ये त्रिभुज क्या है? आपस में बट गया, इसका भुजा भी समान अनुपात में बट गया। AD
बटा बी डी, इधर ए ई बटा ई सी, यानी समान अनुपात में भुजा भी बट गया और समान अनुपात में त्रिभुज भी बट गया। समझ गया? कोई भी त्रिभुज जब उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींचा जाता है तो वो त्रिभुज को और भुजा को क्या करता है, आपस में समान रूप से विभाजित कर देता है। समझ गया? तो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इसके किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचो। जैसे मान लो हम पी क्यू के समांतर एक भुजा खींच लिए हैं, एम और एन। पी क्यू के समांतर, इसके समांतर ये खींच लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर एम एन। आए समझ में? दूसरी त्रिभुज और एक ले लो, इसका नाम दे दो एक्स वाई और जेड। अब हम क्या करते हैं, एक्स जेड के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू। ये दोनों क्या आपस में समांतर है, यानी एक्स जेड समांतर पी क्यू। अब समांतर का प्रतीक कैसे होता है, समांतर का प्रतीक चिन्ह, समांतर का प्रतीक चिन्ह जो होता है ना वो इस प्रकार होता है। ये है समांतर का, ये जो कोष्ठ में दिया हुआ है समांतर का प्रतीक चिन्ह। समांतर जब भी ऐसे दिखाए तो देख रहे हैं ये चिन्ह है, समांतर का चिन्ह है ये। समझ गया? या तो तुम समांतर भी लिख सकते हो, लेकिन अधिकतर जो है चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि शॉर्टकट होता है इसलिए। समझ गया? अब किसके समांतर बच गया खींचने के लिए, एक और त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज और ले लिए, इसका नाम क्या दे दे, एम एन ओ। अब इसमें किसके समांतर खींचे, जल्दी बोलो। यहाँ तो बी सी के समांतर खींच लिए, यहाँ पी क्यू के समांतर खींचे, और यहाँ सबके समांतर हो गया कि नहीं रे, जल्दी बोलो। हमने सबके समांतर, देखो 3 त्रिभुज बनाए और तीनों में 3 तरह से समांतर भुजा खींचे। सब लोग खींचना समझ गए। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो उससे पहले, लिखने से पहले इसके बारे में कुछ डिफिनेशन इसका जो होता है, समानुपातिकता का प्रमेय क्या कह रहा है इसके बारे में लिख लो। समानुपातिकता प्रमेय क्या कह रहा है इसके बारे में पहले लिख लो। समझ गया? चलो यहाँ पे इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखो। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, साथ ही त्रिभुज को भी समान अनुपात में विभाजित करेगी। समझ गया? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। जल्दी लिख लो, तेजी से लिखो। अब यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज के बारे में मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। लिख लिया ना सभी? इस त्रिभुज को हम लिखेंगे कैसे, इस त्रिभुज के समान अनुपात में जो भुजा को विभाजित किया है उसको हम कैसे लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर, कौन समांतर है बी सी का, बी सी समांतर डी ई। अब देखो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या होगा, ए डी बट्टा में बी डी बराबर, उस साइड ले लो, ए ई बट्टा में ई सी, या ऐसे भी लिख सकता है डी ए बट्टा में डी बी
बराबर ई ए बटा में ई सी, ई ए बटा में ई सी, ऐसे लिख सकता है। आज समझ रहे? ऐसे इन दोनों इस भुजा के बराबर ये जो लिखा है ये इसको ये, उसके दूसरे तरफ से देखो, दूसरा जब लिखेगा तो ए बी। चलो यहाँ देखो, अब क्या करो, इसको एक बार ऐसे लिखो, ए बी बटा में ए डी बराबर, इधर देखो फिर लिखो ए सी बटा में ए ई, ए सी बटा में ए ई, या ऐसे भी लिख सकता है कि ए बी या बटा में डी बी, डी बी बराबर ए सी या बटा में ई सी। आज समझ रहे? इस प्रकार से भी लिख सकते हो, समझ गया? कोई दिक्कत? इस त्रिभुज की बात करें, इसमें कैसे लिखेंगे? तो इसमें भी उसी प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे वाई पी बटा में पी एक्स बराबर, इधर लिखेंगे वाई क्यू बटा में वाई ये क्यू जेड, क्यू जेड पहला नंबर। दूसरी नंबर की बात करें तो दूसरी नंबर में भी ऐसे लिखते हैं, दूसरा नंबर में वाई जेड बटा में वाई क्यू बराबर, इधर की पी आर बटा में पी एम बराबर, इधर बड़ा वाला ले लिए, एक बार पूरे ले लिया है, उसके बाद एक बार आधा ले लिए, तो इधर भी वैसे ही लेंगे। एक बार क्या करेंगे, ये पूरे ले लेंगे, एक बार आधा ले लेंगे, बराबर में क्यू आर बटा में क्यू एन। दूसरी बात, पहला नंबर, दूसरा नंबर में इसको भी ले लो, पी एम, पी एम बटा में एम आर, इधर भी ले लो क्यू एन बटा में एन आर, क्यू एन बटा में एन आर। इस तरह हम जो है समानुपात में इसको बांट सकते हैं। समानुपात में लिख लोगे ना, इसको मिटा के आगे बढ़े। एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, बी सी के समांतर कोई रेखा काटते हैं, इसका नाम थे डी ई। ये दोनों क्या आपस में लिखो, बी सी समांतर, बी सी समांतर डी ई, बी सी समांतर डी ई। ये दे देते हैं दो, ये है 3, ये दो, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, और ये है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, और तुम्हें ये भाग निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भाग। जल्दी बताओ ये भाग तुम्हारा कितना है। साथ में तुम्हें AC बराबर व्हाट और EC बराबर व्हाट, ये दोनों निकालना है। निकाल के बताओ। ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये हमें मालूम नहीं है, ये निकालना है। ये EC और AC दोनों निकालना है, EC और AC निकालो तो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी निकालो। यहाँ पे देखो, हमें ये भाग निकालना है AC और EC। AC निकालने, ये जो निकालेगा AC, उससे पहले तुमको EC निकालना पड़ेगा, समझे? तो सबसे पहले EC निकालो। तो यहाँ पे देखो, तुम लिख सकते हो AD या बट्टा में DB बराबर AE या बट्टा में EC, लिख सकते हो कि नहीं? अब देखो AD कितना है 2, अब बट्टा में BD कितना है 3 बराबर AE कितना है 4, बट्टा में ये तो मालूम नहीं है, तो लिख दो EC। यहाँ से यहाँ कट 2 हुआ, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि EC बराबर हो गया 6। ये कितना निकल गया 6। जब ये 6 निकल गया तो ये निकाल सकते हो ना, यानी कि AC बराबर में हो जाएगा AE प्लस EC बराबर, यानी 4 प्लस 6 10। कितना आसान है। एक क्वेश्चन और है, जल्दी लो। एक त्रिभुज ये है,
इसका नाम दे दो वही नाम दे दो ABC। BC के समांतर एक भुजा खींच लिया हूँ DE। समझ गया? ये जो हम दिए हैं 2.4 और ये दिए हैं 1.4 और ये तुम्हारा हो गया 3.6। अब ये निकालना है, ये तुम्हें मालूम करना है। इसमें भी AC और EC दोनों मालूम करना है। जल्दी बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ, इसमें AC और EC कितना होगा? जल्दी बताओ। अभी आप देखो, हमें क्या क्या मालूम? AC, इसमें भी AC निकालने के लिए सबसे पहले EC निकालना पड़ेगा। AC निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? EC। आज समझ में? AC निकालने के लिए EC निकालना पड़ेगा। AC निकालने के लिए EC निकालो। EC आप देखो ध्यान से, तो कैसे लिखेगा? देखो AD या बटा में DB बराबर में AE या बटा में EC। या यहाँ देखो AD कितना है? AD है 2.4 और BD कितना है? 3.6 बराबर में AE कितना है? यहाँ 1.8। अब बट्टे यहाँ EC मालूम नहीं है, EC लिख दो। अब देखो थोड़ा देर के लिए तुम लोग क्या करो, इसको भूल जाओ, ये दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, फिर बाद में बैठा देना। समझ गया? थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, बाद में क्या करना? बैठा देना। अब देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर काटेगा तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 दूना यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो, अब इससे इसको काटो, 2 और यहाँ पे 9। और समझो यहाँ पे जब कटा तो ये हो गया तुमको, यहाँ इसको इन दोनों को गुना कर दो। 9 तिया कितना होता है? 27, यानी 2.7 बराबर EC, यानी कि EC बराबर 2.7 आ गया। दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल गए और ये हम निकाल लिए। अब हमें मालूम हो गया ना ये पार्ट कितना है? ये पार्ट 2.7। अब AC निकालोगे तो AC बराबर क्या है? AE या प्लस में EC। AE कितना है? 1.8 प्लस EC कितना है? 2.7। दोनों को जोड़ दो, कितना होता है? 8 7 15, 2 1 3 1 4, 4.5। इसका आंसर कितना आया? 4.5। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और ये जो है हमारा समानुपातिकता का प्रमेय, इस पर सवाल लेकर अगले वीडियो में और आऊँगा। जब तक ये पूरी तरह से बना नहीं लोगे और समझ नहीं लोगे, तब तक हम इसको बनाते रहेंगे। समझ गए? अच्छी तरह से समझने के बाद ही इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। आए समझ में? तो जल्दी लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।